हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भारत शंकर। तो सबसे पहले ये डेटा देख लीजिए। सो करंटली निफ्टी आईटी यानी आईटी का जो निफ्टी इंडेक्स है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसके रीसेंट हाई से अभी तक यहाँ पर ऑलमोस्ट 31-32% का गिरावट हुआ है। और आईटी में एक गिरावट क्यों हुआ है इसके बारे में सबको पता है और आगे के वीडियो में हम इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि अभी निफ्टी आईटी जिस लेवल पे खड़ा है वो एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो इसके बाद आईटी इंडेक्स में क्या हो सकता है, आईटी स्टॉक्स में क्या बवाल मच सकता है, ये प्रेडिक्ट करना, ये एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये लेवल क्यों क्रिटिकल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो यहां पर आगे बहुत बड़ा बवाल क्यों मच सकता है, उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये न्यूज आर्टिकल देख लीजिए। तो रिसेंटली जेफरीज ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है और उस रिपोर्ट में उन्होंने आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि आईटी स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो अप टू 65% डी रेट भी हो सकता है। और ये क्या है, इसको समझने से पहले आपको री रेटिंग और डी रेटिंग के बीच में फर्क समझना है। स्टॉक का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्निंग्स पर शेयर इनटू पी रेशियो, यानी अगर पी रेशियो बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए और अगर पी रेशियो घटेगा तो स्टॉक का प्राइस भी घटना चाहिए। अभी कुछ कंडीशन की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से ये जो वैल्यूएशन वाला फैक्टर है, पी रेशियो है, अगर ये बढ़ता है तो इसको री रेटिंग बुलाया जाता है और वही अगर ये घटता है तो इसको डी रेटिंग बुलाया जाता है। यानी जितना री रेटिंग होगा उतना स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और जितना डी रेटिंग होगा उतना स्टॉक का प्राइस गिरेगा। उसके हिसाब से अभी अगर 65% डी रेटिंग पॉसिबल है तो आईटी स्टॉक्स में भी अभी के लेवल से 65% का गिरावट पॉसिबल है, ऐसा जेफरीज अपने रिपोर्ट में बता रहा है। नहीं, अभी आईटी इंडेक्स में ये जो 35% का गिरावट हुआ है, यहां पर और भी एडिशनल अगर 65% का गिरावट होगा तो क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से 65% का गिरावट होगा तो आईटी इंडेक्स उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा जहां पर वो कोविड के गिरावट के टाइम पे खड़ा था। यानी 2020 में जो भयंकर कोविड गिरावट हुआ था उसी लेवल के आसपास आके पहुंच जाएगा इन केस अगर आईटी स्टॉक्स में 65% का जो गिरावट जेफरीज पॉसिबल बता रहा है अगर वो होता है तो। ऑफ कोर्स अभी ये 65% का डी रेटिंग करंट लेवल से क्यों हो सकता है उसके डिटेल्स भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जेफरीज ने अभी ये जो बताया है ना, कंडीशंस बताया है ना, उसको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में डिसरप्शन होता है तो वहां पर कुछ कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनीज उस डिसरप्शन के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाती है और उसके बाद वो गिरते हैं, वो फेल होते हैं। और वही कुछ ऐसे कंपनीज भी होते हैं जो इस डिसरप्शन के साथ अडॉप्ट करते हैं और वहां से उस सिचुएशन के साथ वो क्या करते हैं, वो राइज करते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी भी बनते हैं। और अभी जेफरीज भी कुछ इसी तरीके का एनालिसिस अपने रिपोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है जहां पर वो ये बोलता है कि कुछ ऐसे कंपनीज है जहां पर ये सिचुएशन के साथ अगर अडॉप्ट नहीं कर पाए तो अप टू 65% का डी रेटिंग हो सकता है और गिरावट हो सकता है। और वही कुछ ऐसे कंपनीज भी है, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है, स्पेसिफिकली 3 कंपनीज है जो इस सिचुएशन के साथ अडॉप्ट होने का या तेजी से इसके साथ बदलने का चांसेस ज्यादा रखते हैं। इसकी वजह से अभी आईटी सेक्टर में जो गिरावट हो रहा है, डिस्काउंट प्राइसेस पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं, वहां पर जेफरीज को ये लग रहा है कि ये जो 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स है ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इन स्टॉक्स को पिक किया है। अभी जेफरीज के हिसाब से कौन सा स्टॉक गिर सकता है और कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में भी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि करंटली हमारे आईटी सेक्टर का सिचुएशन क्या है और वो कौन से फैक्टर्स है और कौन से रीजन है जिन्हें इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए, जिससे उन्हें यह पता चले कि आईटी सेक्टर में कहां पर ट्रैप्स है और कहां पर अपॉर्चुनिटीज है। ऑफकोर्स मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही नहीं मिलते हैं, आपको एनालाइज करना होता है, स्पॉट करना होता है और उन अपॉर्चुनिटीज को पिक करना होता है। और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में ऐसे अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रूवन और कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉलो करने होंगे। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं जो इस संडे को होने वाला है और इस वर्कशॉप का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है। और ये सुनने के बाद कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर कमाल करते हो, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ही रीजन है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर गिर रहा है। बट लेट मी टेल यू, एआई अकेला रीजन नहीं है, कुछ और भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो आईटी सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को वीक बना रहे हैं। तो अभी हम इन रीजंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये रीजंस डिस्कस करने के बाद कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना, निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है, तो वो क्रिटिकल लेवल पे क्यों है, वहां से अगर वो नीचे आता है तो क्या बवाल मच सकता है, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले
आईटी रीजंस के गिरावट के पीछे कौन से रीजंस है, कौन सा मैक्रो फैक्टर्स है, उन्हें सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अभी सबसे पहले आईटी सेक्टर में रेवेन्यू और वैल्यूएशन का क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि अभी अगर आप आईटी सेक्टर देखेंगे तो वो एक सीरियस स्टैग्नेशन फेस कर रहा है, जहां पर जो आईटी कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू और उनके जो प्रॉफिट्स है वो एक लेवल के बाद ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडियन आईटी फर्म्स है, अगर आप उनका रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे तो वो अराउंड 0% से 2% के बीच में है। और इस ग्रोथ के कंपैरिजन में करंटली अगर आप आईटी इंडस्ट्री का सेक्टर पी देखेंगे तो वो अराउंड 23.3 के आसपास है। तो ये पहला थ्रेट है जहां पर जितना वैल्यूएशन अभी आईटी सेक्टर कैरी कर रहा है उतना ग्रोथ आईटी सेक्टर दिखा नहीं पा रहा है। और मार्केट का फंडा आपको पता ही है, जहां पर ग्रोथ होता है उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, और जहां पर ग्रोथ घटता है, ग्रोथ कम होता है तो उसका वैल्यूएशन कम होता है, और जब वैल्यूएशन कम होता है तो स्टॉक के प्राइस भी गिरते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने रीसेंट टाइम में ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में देखा होगा, जहां पर कंपनी जब ग्रो कर रहा था, बड़े बड़े रेवेन्यू, बड़े बड़े प्रॉफिट्स का ग्रोथ दिखा रहा था, तो उस टाइम भर भर के उसको वैल्यूएशन भी मिल रहा था, स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर भी जा रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ तो उसके कंपैरिजन में जितना वैल्यूएशन कंपनी को पहले मिल रहा था वहां से वैल्यूएशन धड़ाम से नीचे गिरा, और उसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी गिरा। तो अभी इसके बाद बात करते हैं दूसरे थ्रेट के बारे में, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। और कुछ टाइम पहले ना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट है ये थोड़ा डिस्टेंस थ्रेट लग रहा था, यानी ये थ्रेट मे भी हो सकता है 2030 में मैनिफेस्ट हो या 2035 में रियलिस्टिक हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन रिसेंटली एंथ्रोपिक नाम की कंपनी कुछ नए टूल्स को लॉन्च करता है जो स्पेसिफिकली कोडिंग यानी जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसको ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये टूल मार्केट में आने के बाद एआई का थ्रेट जो 2030 या 2032-35 में रियलिस्टिक हो सकता है आईटी इंडस्ट्री के लिए, ऐसा माना जा रहा था, वो ऑफ अ सडन 2026 में ही रियलिस्टिक लगने लगा। क्योंकि प्रेजेंटली आईटी इंडस्ट्री का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, यानी इनका बिजनेस मॉडल क्या है। आईटी सर्विस कंपनीज क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को आवरली बेसिस पे चार्ज करते हैं कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए और कंसल्टिंग करने के लिए। अगर ये काम ऑटोमेट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, इनका जो आवरली बिलिंग है वो कम हो जाएगा। अगर आवरली बिलिंग कम हो जाएगा, मान लो पहले 100 आवर्स का बिलिंग होता था, वो अभी घट के आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो ये आईटी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को इरोड कर सकता है। एंड ऑल्सो अभी एआई के जो टूल्स आ रहे हैं या एआई के जो ऑटोमेशन कंपनी सामने आ रहे हैं, उनके बीच में और आईटी सेक्टर के बीच में, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उनके बीच में एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी गैप है जो वैल्यूएशंस को इंपैक्ट कर रहा है। और ये एग्जैक्टली है क्या, इसको समझाने के लिए यहां पर देखिए मैंने गूगल एआई में एंथ्रोपिक एआई कंपनी टाइप किया है। तो यहां पर करंटली आप देख सकते हैं एंथ्रोपिक का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड $380 बिलियन के आसपास है। और ये $380 बिलियन रुपीज और क्रोर्स में कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं अबाउट 34.5 लाख करोड़ रुपीस। और ये जो कंपनी है एंथ्रोपिक, इसमें एम्प्लॉई स्ट्रेंथ कितना है, एम्प्लॉई स्ट्रेंथ यानी कितने लोग यहां पर काम करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में अराउंड 2500 से 4000 लोग ही काम करते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो टॉप 10 आईटी कंपनीज है उसमें से कुल मिला के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं और इनका कंबाइंड मार्केट कैप कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेनली जो इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनीज है वही सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं, और इन कंपनीज में अबाउट 1.56 मिलियन पीपल कलेक्टिवली काम करते हैं। और उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे कंपनीज है वहां पर भी कुछ लोग काम करते हैं। और इंडिया के जो टॉप 10 आईटी कंपनीज है उनका कुल मिला के अगर आप मार्केट कैप देखेंगे या वैल्यूएशन देखेंगे तो अबाउट $380 बिलियन है या 34.54 लाख करोड़ रुपीस है। यानी एक एंथ्रोपिक एआई कंपनी जिसमें 2500 से 4000 लोग काम करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट, उसका वैल्यूएशन इज इक्विवेलेंट टू टॉप 10 आईटी कंपनीज का वैल्यूएशन जिसमें मोर देन 1.56 मिलियन लोग काम करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अभी ये जो 1.56 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंडियन आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसको और भी एफिशिएंटली और भी कम दाम में, कम कॉस्ट में एआई कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड बाय रिड्यूसिंग दिस एफिशिएंसी गैप एंड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। और अभी इस थ्रेट के साथ इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो कैसे कोप अप कर रहा है या इसके अगेंस्ट वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अभी इंडिया के जो टॉप आईटी कंपनीज है वो करंटली क्या कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को एआई के टूल्स के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पाए। एंड इट मेक सेंस क्योंकि अभी एआई उतना भी एडवांस नहीं बना है कि कोई बिजनेस पूरी तरीके से एआई के ऊपर ही सब कुछ कोडिंग टेस्टिंग छोड़ दे। और इसीलिए इट कंप्लीटली मेक सेंस दैट कि पहले जो 100 एम्प्लॉइज मिलके काम कर रहे थे, अभी हो सकता है आईटी कंपनीज में वो काम
4 एम्प्लॉइज या 5 एम्प्लॉइज कुछ एआई टूल्स की मदद से कंप्लीट कर पाए, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बूस्ट हो रहा है। सो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो एआई इज डेफिनेटली अ थ्रेट, आई एग्री, बट एआई से भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो आईटी सेक्टर के लिए और भी ज्यादा डेंजरस है, और वो प्रॉब्लम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का या जीसीसीज का। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो मेजर ग्लोबल ब्रांड्स है जैसे कि जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बर्कलीज है, उबर है, इंटेल है, गूगल है, एडब्ल्यूएस, एडोब, सेल्सफोर्स, ये सारे कंपनीज पहले ये जो कोडिंग का काम है, टेस्टिंग का काम है, सपोर्ट का काम है, कंसल्टिंग, एचआर, फाइनेंस, आर&डी, ये सारा काम वो इंडियन आईटी कंपनीज को आउटसोर्स कर देते थे। और इंडियन आईटी कंपनीज मालामाल हो रहे थे क्योंकि वो इंडिया में रुपीज में स्पेंड कर रहे थे और इन ग्लोबल क्लाइंट से डॉलर्स में कमा रहे थे। और इंडियन आईटी कंपनीज का ये निंजा टेक्निक 30-40 साल से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अब ये टेक्निक धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि यही निंजा टेक्निक ये जो ग्लोबल कंपनीज है वो खुद इंडिया में आके कर रही है। जहां पर ये ग्लोबल कंपनीज क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं, खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। और ये सेंटर्स ओपन भी कहां पर हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, और वो भी उसी टेक पार्क में या उसी टेक हब में जहां पर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनीज है। और इन जीसीसीज में और डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर्स में काम कौन कर रहा है, वही लोग जो पहले टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में इन्हीं मेजर ग्लोबल कंपनीज का आउटसोर्सिंग काम संभाल रहे थे। यानी बेसिकली ये बड़े ब्रांड्स जो पहले आउटसोर्सिंग का काम आईटी कंपनीज को दे रहे थे वो खुद इंडिया में आ रहे हैं, इन विप्रो, टीसीएस इनके बगल में ही ऑफिस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और इसके बाद टीसीएस, विप्रो के एम्प्लॉइज को ही ये हायर कर रहे हैं, और सारा काम जो पहले आईटी कंपनीज को दे रहे थे वो काम अभी ये खुद ही करवा रहे हैं। और आज की टाइम में इंडिया में अबाउट 1700 जीसीसीज है, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो 1000+ ग्लोबल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन जीसीसीज में 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस काम करते हैं जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं। और ये जीसीसीज मिला के एनुअल वैल्यू कितना क्रिएट करते हैं, अबाउट 4 लाख करोड़ का ये वैल्यू क्रिएट करते हैं। यानी ये वही 4 लाख करोड़ रुपए है जो पहले इंडियन आईटी कंपनीज को आउटसोर्सिंग के काम में रूप में मिल रहा था या रेवेन्यू के रूप में मिल रहा था। और अभी ये जो हिस्टोरिकल शिफ्ट हो रहा है जहां पर ये जो ग्लोबल कंपनीज है वो आउटसोर्सिंग से इनसोर्सिंग के मॉडल पे मूव हो रहे हैं, उसका ऑफकोर्स एक रीजन ये है कि वो कॉस्ट सेव करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया के जो आईटी फर्म्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये जो लो लेवल वर्क है उसी पे फोकस कर रहे हैं, ना वो इनोवेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना वो आर&डी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन ग्लोबल कंपनीज ने सोचा कि जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे बढ़ रहा है वहां पर आर&डी और इनोवेशन की सख्त जरूरत है, और अगर इंडियन आईटी कंपनीज ये नहीं कर रहे तो हमें खुद अपना जीसीसी एस्टैब्लिश करना होगा, और वहां पर हमें खुद इन इनोवेशंस को और आर&डी को ड्राइव करना होगा। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज देखेंगे तो उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश है, बहुत ज्यादा पैसा है। और इतना पैसा होने के बावजूद भी लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या और भी कोई बड़ा इंडियन आईटी कंपनी ने किसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है या पाथ ब्रेकिंग आर&डी में इन्वेस्ट किया है? शायद आपने ये कभी नहीं सुना होगा। मे बी हो सकता है आपने इन्फोसिस के केस में कुछ टाइम पहले सुना होगा, क्योंकि बहुत सालों पहले इन्फोसिस को एक मौका मिला था अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए, और वो मौका मिला था उन्हें विशाल सिक्का के रूप में। और ये विशाल सिक्का कौन है? विशाल सिक्का एसएपी लैब्स इंडिया में काम करते थे, और वो एसएपी लैब्स एजी के सीटीओ भी थे। और एसएपी लैब्स में उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली फॉर द ग्रोथ ऑफ एसएपी, और अपकमिंग टेक्नोलॉजी के केस में उनको एक बहुत बड़ा विजनरी माना जाता था। और ये व्यक्ति एसएपी छोड़ने के बाद इन्फोसिस के सीईओ बने, और इन्होंने इन्फोसिस को फ्यूचर रेडी कंपनी बनाने के ऊपर फोकस किया। और इन्फोसिस को फ्यूचर रेडी कंपनी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने एआई के ऊपर फोकस किया, मशीन लर्निंग के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, और ऐसे तमाम टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो अगले आने वाले 10 साल में इंडस्ट्री को लीड कर सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंडर और इसी इनिशिएटिव के अंडर उन्होंने एआई कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, ओपन एआई आज के टाइम में जो चैट जीपीटी प्रोडक्ट ओन करता है, उस ओपन एआई में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था अबाउट $1 बिलियन फ्रॉम इन्फोसिस। और विशाल सिक्का जो है वो ओपन एआई के एडवाइजरी बोर्ड में भी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, विशाल सिक्का और इन्फोसिस के जो फाउंडर है मिस्टर नारायण मूर्ति, उनके बीच में फ्रिक्शन शुरू हुआ, जहां पर नारायण मूर्ति साहब विशाल सिक्का से ये पूछ रहे थे कि आप इतना ज्यादा सैलरी देके लोगों को क्यों हायर कर रहे हो, जहां पर मिस्टर नारायण मूर्ति ये सवाल पूछ रहे थे कि तुम टॉप टैलेंट को हायर करने के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों स्पेंड कर रहे हो, प्राइवेट जेट में क्यों घूम रहे हो, यहां पर खर्चा क्यों कर रहे हो, वहां पर फिजूल का खर्चा क्यों कर रहे हो। और वही विशाल सिक्का का ये कहना था कि टॉप टैलेंट कम पैसों में काम नहीं करता है, उन्हें हमें अच्छा सैलरी देना पड़ता है। और ये सारा अगली फाइट मीडिया में होने के बाद
विशाल सिक्का ने इन्फोसिस से विड्रॉ कर लिया एंड ही रिजाइन फ्रॉम द सीईओ पोस्ट। और उनके जाने के बाद इन्फोसिस में जो एआई इनिशिएटिव्स हो रहे थे, मशीन लर्निंग इनिशिएटिव्स हो रहे थे, ऑटोमेशन का इनिशिएटिव हो रहा था, उनके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। और उसके बाद इन्फोसिस ने ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का कंपनी है, वहां से भी अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपना कमिटमेंट विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से इन्फोसिस जो एक फ्यूचर रेडी कंपनी बन सकता था, वो अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट की वजह से जहां था वहीं पर रह गया। और अगर मान लीजिए इन्फोसिस कुछ भी नहीं करता, उनका जो ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट था $1 बिलियन का, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देता, तो आज के टाइम में उसका वैल्यू अबाउट $50 बिलियन के आसपास होता, जो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास बनता है। और इन्फोसिस का मार्केट कैप कितना है? अबाउट 5.38 लाख करोड़ रुपीस है। यानी अगर ओपन एआई का इन्वेस्टमेंट वो वैसे का वैसा भी छोड़ देते, तो इन्फोसिस का वैल्यू आज के टाइम में डबल होता। तो ये वो तमाम रीजंस है जिसकी वजह से आज के टाइम में इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बुरी तरीके से सफर कर रहा है। तो अभी क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो डेड है, पूरा बर्बाद है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था ना कि जब भी किसी सेक्टर में या जब भी किसी इंडस्ट्री में डिसरप्शन का फेज आता है, तो वहां पर दो तरीके की कंपनीज होंगी। पहले वो कंपनीज जो इन चेंजेस के साथ अपने आप को बदल नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल लूज रेवेन्यू, दे विल लूज प्रॉफिट्स एंड मे भी हो सकता है कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस सेक्टर में इररिलेवेंट भी हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेट ऑफ कंपनीज भी होंगे जो इन चेंजेस के साथ अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं और इस डिसरप्शन के साथ अपने आप को बदल के इसी थ्रेड को अपॉर्चुनिटी में बदल के वो ग्रोथ क्रिएट करती है। और ऐसे डिसरप्शन फेज में जो कंपनीज अडॉप्ट कर जाती है वो क्या होंगे, वो अगले 10-15 साल के लिए फिर से रेलेवेंट हो जाएंगे। और डिसरप्शन के फेज में जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, पूरा सेक्टर डिस्काउंट पे होता है, तो यही एग्जैक्ट कंपनीज जो अडॉप्ट कर पाती है वो उस गिरे हुए प्राइस में अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन अभी सबके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल यही आएगा कि ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए आपको 3 चीजें याद में रखना है और ट्रैक करना है। सबसे पहला चीज, अभी ये जो डिसरप्शन हो रहा है उससे अडॉप्ट करने के लिए कंपनी क्या एक्शंस ले रहा है। क्योंकि चेंज लाने का या अडॉप्ट करने का सबसे पहला एक्टिविटी होता है एक्शन लेना। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, वो डिनायल में रहते हैं, यानी वो अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसे डिसरप्शंस आते जाते रहेंगे और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो फास्ट चेंजिंग सेक्टर्स में ऐसे ही वो कंपनीज थे जो खत्म हो गए। नोकिया इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एक टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह नोकिया के फोन्स ही बिकते थे, लेकिन बाद में जब स्मार्टफोन्स आए तो नोकिया डिनायल में था कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, हम तो बहुत बड़े कंपनी है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, कंपनी खत्म हो गई। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि कंपनी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि डिसरप्शन हो रहा है, और उस डिसरप्शन के साथ अडॉप्ट करने के लिए वो एक्शंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और उसके बाद दूसरा चीज हमें ये ट्रैक करना होता है कि कंपनी जो एक्शंस ले रहा है उस एक्शन से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट रखता है, या उस एक्शन से कंपनी कितने नए रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट करने के लिए प्लान करता है। और उसके बाद तीसरा स्टेप हमें ये ट्रैक करना होता है कि ये जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने रखा है नए रेवेन्यू सोर्सेस से, वहां से एक्चुअल में अभी कितना रेवेन्यू आ रहा है और आने वाले टाइम में रेवेन्यू प्रोजेक्शन कितना है। तो इसका अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहे तो ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है ये टीसीएस का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। लेकिन प्लीज नोट, टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर टीसीएस के रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टीसीएस जैसा बड़ा कंपनी अभी ये जो एआई का डिसरप्शन हो रहा है उसके साथ अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या एक्शंस ले रहा है। एंड जस्ट बिकॉज हम टीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके टीसीएस के शेयर में बाय करो या सेल करो। तो टीसीएस अपने इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो आई थिंक दिसंबर 17, 2025 को इन्होंने रिलीज किया था, वहां पर टीसीएस ये बोलता है कि देखिए दे आर गेनिंग लीडरशिप इन एआई। यानी अभी टीसीएस का जो पूरा फ्यूचर बिजनेस है, यहां पर आप देख सकते हैं, वो एआई की तरफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एआई का रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को टीसीएस अपने क्लाइंट्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। टीसीएस के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनको लास्ट 20-30 ईयर्स में टीसीएस ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अभी ये एआई एंटरप्राइज में बदलने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। और टीसीएस अभी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 5000 एआई एंगेजमेंट्स अक्रॉस इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है, जहां पर एआई के जरिए बिजनेस स्ट्रेटेजी और वैल्यू क्या होना चाहिए, और इन एआई को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी के चॉइसेस क्या होने चाहिए, ऑपरेशन मोड क्या होना चाहिए, एआई एश्योरेंस क्या टीसीएस प्रोवाइड कर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर जो क्लाइंट्स एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सर्टेनिटी टीसीएस कैसे प्रोवाइड कर रहा है। कि जब क्लाइंट्स टीसीएस के पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लास्ट 30 इयर्स में आए थे, तो वो इसी मोटिव से आए थे कि टीसीएस उनके लिए कॉस्ट बचाएगा और जो भी इन्वेस्टमेंट वो आईटी में करेंगे उसके ऊपर उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अभी टीसीएस जैसे कंपनीज वही विजन एआई के
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीसीएस का विजन क्या है? टीसीएस अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में खुद ये बोलता है कि वी विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। और करंटली टीसीएस ये भी बोलता है कि दे आर गेनिंग लीडरशिप इन एआई, और यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस भी वो प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट रिकॉग्निशन। और करंटली जो एआई के सर्विसेज है जो टीसीएस प्रोवाइड करता है, वहां से टीसीएस को करीब करीब $1.5 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने जो सर्विसेज एआई के जरिए रीडिजाइनिंग किया है, वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है उसका यहाँ पर वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो पॉइंटर्स है, ऐसे जो इनिशिएटिव्स है जो एआई के साथ अडॉप्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज ले रही है, आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उनके साथ कितना रेवेन्यू एसोसिएटेड है, कंपनी का विजन क्या है और आगे कंपनी यहाँ पर कितना रेवेन्यू ग्रो कर सकता है, उसके बेसिस पे आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि कंपनी इस इंडस्ट्री में अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर रहेगा कि बहुत सारे कंपनीज हवाई बातें बहुत करेंगे कि हम एआई में वो कर देंगे, ये कर देंगे। वो सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल में ये देखना होगा कि प्रेजेंटली एआई सर्विसेज के जरिए कंपनी कितना पैसा कमा रहा है। क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ बातें ही किए जा रहा है लेकिन एक्चुअल में एआई के जरिए कुछ रेवेन्यू नहीं कमा रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो मे भी हो सकता है अडॉप्ट ना कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली अडॉप्टेबिलिटी सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? जब कंपनी इन एक्शंस की वजह से पैसे कमाए। तो इसीलिए कंपनी अभी कितना पैसा एआई सर्विसेज के जरिए कमा रहा है, That should be your key metrics। अभी वापस आते हैं जेफरीज के रिपोर्ट के ऊपर, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि कुछ आईटी स्टॉक्स में 30 to 65% का डी रेटिंग हो सकता है। और इन कंपनीज के अलावा जेफरीज ने 3 ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स को भी पिक किया है जहां पर उन्हें ये लगता है कि ये कंपनीज जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज कर सकती है और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर सकती है। तो अभी हम इन सारे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी हमारा जो आईटी सेक्टर है, स्पेशली निफ्टी आईटी जो है, वो एक क्रिटिकल जोन पे क्यों। तो ये देखिए, ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है और यहां पर अगर आप एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी आईटी के लिए। क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है? क्योंकि पहले जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इसी लेवल ने निफ्टी आईटी को ऊपर आने से रोका था और फिर से एग्जैक्टली यहीं पर एक और सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट होता है। और उसके बाद तीसरी बार भी यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी जब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, यहीं पर इसको रोका गया। एंड अगेन यहां पर भी आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी जब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो इसी जोन में निफ्टी आईटी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट का फंडा ये है ना कि अगर कोई रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है तो वही रेजिस्टेंस उसके बाद सपोर्ट का काम करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद यहां पर ये सपोर्ट जो है, सॉरी ये रेजिस्टेंस जो है, ये टूट जाता है और उसके बाद जब फिर से प्राइस नीचे आता है निफ्टी आईटी का, तो यहां पर यही जो लेवल पहले प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा था, यही लेवल अभी प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। और आगे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस निफ्टी आईटी का ऊपर गया कुछ रीजंस की वजह से, जब इंडेक्स फिर से गिरा तो इसी लेवल पे क्या होता है, इसी लेवल पे फिर से निफ्टी आईटी को सपोर्ट मिलता है। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो यही जो जोन है, यहीं पर एग्जैक्टली अभी निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। यानी अगर इस सपोर्ट जोन से अगर ये नीचे आ जाता है, नीचे गिरता है, तो उसके बाद अगला सपोर्ट जो है वो निफ्टी को मे बी शायद यहां पर इस जोन के आसपास मिल सकता है। और इन दोनों जोन्स के बीच में डिफरेंस कितना है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अबाउट 10% का डिफरेंस है। और इसी रीजन की वजह से निफ्टी आईटी अभी जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, वो एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है। और उस जोन से अगर ये नीचे आ जाता है तो मे बी हो सकता है यहाँ पर और भी ज्यादा गिरावट होने के चांसेस हो। और ऐसे जो जोन्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इसको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का एक आइडिया मिल सकता है, ब्रॉडर आइडिया मिल सकता है, जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल सकता है कि कहां पर अच्छा खासा बायर्स बैठे हैं और कहां पर अच्छा खासा सेलर्स बैठे हैं, जिसके बेसिस पे आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये मिल जाएगा कि अगर प्राइस अगर गिरेगा तो कौन से लेवल पे प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है, यानी प्राइस को गिरने से रोका जा सकता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो कौन से लेवल पे प्राइस को ऊपर जाने से रोका जा सकता है। और यही सिंपल एनालिटिक्स आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस में भी लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ प्रूवन ट्रेड सेटअप्स के जरिए इन चीजों को हम और भी आसान तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को और भी बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। ऐसे ट्रेड सेटअप्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार जो इस संडे को होने वाला है, और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी इसके बाद वापस आते हैं जेफरीज के रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी जेफरीज ने ये वार्निंग दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी इंडियन आईटी स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉशियस है। अभी ये जो एआई का रिस्क है, इसका इंपैक्ट इंडिया के बड़े बड़े आईटी कंपनीज के ऊपर पड़ सकता है, ऐसा जेफरीज मानता है, जिसकी वजह से उन्होंने
कुछ बड़े बड़े इंडियन आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड भी किया है, और जिन स्टॉक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया है उसमें सबसे पहला नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और इन्फोसिस का अगर आप कुछ ग्रोथ नंबर्स देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% है, और लास्ट 3 इयर्स का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 6% है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये और भी कम होके 4% हो गया है, और सेल्स ग्रोथ भी और भी कम होके 8% हो गया। लेकिन हाँ, यहां पर अगर आप इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि लगातार पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगातार कम होता जा रहा है, एंड मे बी अगर हम इसको ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो आपको ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलेगा। यहां पर 2023 में पब्लिक का जो होल्डिंग जो अबाउट 15.67% के आसपास था, वो मार्च 2024 में रेड्यूस होकर 15.06% हो जाता है, और मार्च 2025 में ये और भी रेड्यूस होकर 13.72% हो जाता है, और अभी दिसंबर 2025 में ये और भी ज्यादा रेड्यूस होके 13.69% हो जाता है। और ये जो पब्लिक का स्टेक 15.67% से कम होके 13.69% हुआ है, ये स्टेक मेनली खरीदा है डीआईएस ने, क्योंकि डीआईएस का होल्डिंग 33.59% से बढ़ के 41.08% हुआ है। और यहाँ पर पब्लिक के साथ साथ एफआईएस ने भी बेचा है, जिनका होल्डिंग 39.09% से कम होके अभी 30.27% हुआ है। और उसके बाद दूसरा कंपनी जिसको जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और टीसीएस का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 8%, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यानी लास्ट 12 मंथ्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 5% है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में मात्र 3% है। और वही अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम ईयरली चूज करेंगे तो ईयरली पे आप देख सकते हैं पब्लिक का होल्डिंग मार्च 2023 में अबाउट 5.36% था, जो 2024 में कम होके 4.86% हो गया, 2025 में और भी कम होके 4.63% हो गया, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में ये फिर से बढ़ के 4.98% हो गया है। इसके बाद तीसरा कंपनी जिसको जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और इसका अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11%, लास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 9%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 10% और प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 1%। और उसके बाद जेफरीज ने एम्फेसिस लिमिटेड, LTI माइंडट्री लिमिटेड और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी डाउनग्रेड किया है। हालांकि अगर आप हेक्सावेयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ उतना भी खराब नहीं है जितना टीसीएस, इन्फोसिस बाकी कंपनीज में था, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 13% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 18% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 12% है। उतना भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट डिसेंट ग्रोथ है। और जेफरीज ने इन कंपनीज को डाउनग्रेड इसीलिए किया है क्योंकि जेफरीज ये मानता है कि वर्स्ट केस डिसरप्शन सिनेरियो में आईटी सेक्टर का जो वैल्यूएशन है वो बहुत शार्पली करेक्ट हो सकता है, और अभी जितना गिरावट हुआ है वहां से 30 to 65% का और ज्यादा डी रेटिंग होने के चांसेस है। एंड ऑफकोर्स इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जेफरीज जो है वो आईटी सेक्टर के जो बड़े बड़े नाम हैं उनके ऊपर डिफेंसिव जरूर है, और हमने देखा भी था कि अभी कुछ टाइम पहले की आईटी कंपनीज के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको जेफरीज ने डाउनग्रेड भी किया है। लेकिन हालांकि जेफरीज जो है वो आईटी सेक्टर के कुछ मिड साइज फास्ट ग्रोइंग कंपनीज जो है उसके ऊपर सेलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव है, और जेफरीज ऐसे डिसरप्शन के फेज में मिड साइज आईटी फर्म्स को क्यों पिक कर रहा है, क्योंकि जेफरीज का ये मानना है कि ये जो मिड साइज आईटी फर्म्स है वो एक फास्टर रेट से ग्रो होने चाहिए। ऐसे जो छोटे कंपनीज होते हैं वो नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ फास्टर तरीके से पिवोट करे, उसका चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि कंपनी छोटा है तो एबिलिटी भी ज्यादा होगा पिवोट करने के लिए, कंपेयर टू अ लार्जर साइज कंपनी जिसके पास पिवोट करने का जो एबिलिटी होता है वो रिलेटिवली कम होता है। और अभी जेफरीज ने जिन 3 मिड साइज आईटी फर्म्स के स्टॉक्स को पिक किया है वहां पर वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि ओवर 2026 टू 2028 इनका जो अर्निंग्स पर शेयर CAGR है वो अबाउट 19% से 25% के बीच में होना चाहिए, और यही ग्रोथ वो लार्ज कैप कंपनीज में अराउंड 6% के आसपास प्रोजेक्ट करते हैं। और इन मिड साइज आईटी कंपनीज में इतना अच्छा अर्निंग्स पर शेयर प्रोजेक्शन होने के बावजूद भी जेफरीज जो है वो नियर टर्म में इन कंपनीज में भी कॉशियस है, क्योंकि जेफरीज को अभी भी ये लगता है कि करंट प्राइसेस पे डाउनसाइड जो है वो अपसाइड से यहां पर ज्यादा है इन द ब्रॉडर आईटी सेक्टर सिनेरियो। अभी इसके बाद सवाल आएगा कि ये 3 मिड साइज आईटी कंपनीज कौन से हैं जिसको जेफरीज ने पिक किया है, इस बेसिस पे कि ये कंपनीज फास्टर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं
और नए अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज जेफरीज ने इन कंपनीज को पिक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके इन स्टॉक्स को खरीदो। हम यहाँ पर जेफरीज के रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये जो आईटी सेक्टर में डिसरप्शन हो रहा है उसको किस तरीके से जेफरीज जैसे बड़े प्लेयर्स जो है या बड़े एनालिस्ट जो है सेग्रीगेट करके स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कंपनीज में उनको रिस्क दिख रहा है और वही कुछ कंपनीज में उनको ग्रोथ दिख रहा है या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, या यहाँ पर ये किसी भी तरीके का बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो सबसे पहला कंपनी है जिसको जेफरीज ने पिक किया है उसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। और कोफोर्ज लिमिटेड का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, लास्ट 3 इयर्स में सेल्स में अबाउट 23% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुआ है और लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट्स में अबाउट 7% का ग्रोथ हुआ है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 58% के आसपास है और वही सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अबाउट 39% के आसपास है। और वही अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेक बेचा है, क्योंकि दिसंबर 2024 में एफआईएस का स्टेक अबाउट 42.55% था, जो अभी कम होके 34.53% हो गया है। और डीएस का जो होल्डिंग है वो 47.86% से बढ़ के अभी 53.67% हो गया है, क्योंकि जितना भी एफआईएस ने बेचा है उसमें से जो मेजॉरिटी स्टेक है उसको डीएस ने एब्जॉर्ब किया है। और एक छोटा सा स्टेक रिटेल पब्लिक के पास भी गया है, क्योंकि उनका होल्डिंग दिसंबर 2024 में 9.58% था, जो अभी बढ़ के 11.8% हो गया है। और उसके बाद जेफरीज का दूसरा मिड कैप आईटी स्टॉक पिक है सेजिलिटी लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में अबाउट 82% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और लास्ट 3 इयर्स में अबाउट 291% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। और वही अगर आप लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 100% है, यानी प्रॉफिट डबल हो गया है और सेल्स में अबाउट 27% का ग्रोथ है। यानी इस कंपनी में ग्रोथ तो भर भर के हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें नोट करना जरूरी है, जैसे कि इस कंपनी का डेट लेवल। यूजुअली अगर आप आईटी सेक्टर के कंपनीज देखेंगे तो वो सारे कैश रिच कंपनीज होते हैं, यानी वो कैश बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से डेट फ्री कंपनीज होते हैं और अच्छा खासा कैश उनके बुक्स पे होता है। लेकिन इस कंपनी के केस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अबाउट 1232 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास 352 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी करीब करीब आप मान सकते हैं 900 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेट है। हालांकि ये डेट कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो अबाउट 11.7 के आसपास है, यानी अगर कंपनी को 1 रुपए का अगर इंटरेस्ट पे करना है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी 11.7 रुपीज कमाता है। और उसके बाद एक और इशू इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो सडनली 67.38% से रिड्यूस होके 50.95% हो जाता है। और यहां पर अगर आप एक सिंपल गूगल एआई सर्च करेंगे तो यहां पर सेल किसने किया था, कौन से प्रोमोटर ने किया था, क्यों किया था, उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने शेयर बेचा तो खरीदा किसने। तो यहाँ पर ये जो रेप्यूटेड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि यूनिफाई कैपिटल, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल है, मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेक जो प्रमोटर्स ने बेचा था उसको एक्वायर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने जो अप्रोक्सीमेटली 17% का स्टेक बेचा था, उसमें से एक हिस्सा एफआईएस के पास गया है। एफआईएस का होल्डिंग 5.59% से बढ़ के 10.25% हुआ। डीआईएस का होल्डिंग 14.87% से बढ़ के 21.36% हुआ। और उसके बाद कुछ शेयर्स पब्लिक के पास भी आए, अबाउट 5% का शेयर्स, जिसकी वजह से पब्लिक का होल्डिंग 12.15% से बढ़ के 17.44% हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट मिड कैप आईटी स्टॉक जिसको जेफरीज ने पिक किया है उसका नाम है आईकेएस या इन्वर्टर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। और इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट बर्डन है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अराउंड 766 करोड़ का डेट बर्डन है और 299 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी कंपनी के ऊपर अराउंड 500 करोड़ के आसपास डेट बर्डन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबाउट 11.66 के आसपास है। हालांकि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी अबाउट 24.8 के आसपास है और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो अबाउट 37.6 के आसपास है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो अबाउट 52% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में अबाउट 25% के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 65% के आसपास है। यानी कंपनी जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। और इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में आपको दिखेगा कि यहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगातार कम हुआ है यहां पर, क्योंकि मार्च 2025 में पब्लिक का होल्डिंग कितना था, 24.29% था।
जून 2025 में ये रिड्यूस होकर 22.88% हो जाता है। सितंबर 2025 में ये फिर से रिड्यूस होकर 21.9% हो जाता है और दिसंबर में भी पब्लिक का होल्डिंग रिड्यूस होके 20.29% हो जाता है। यानी यहां पर लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली यहां पर पब्लिक ने शेयर बेचा है और पब्लिक ने बेचा है तो खरीदा किसने है? तो यहां पर बेसिकली खरीदा है एफआईएस और डीआईएस दोनों ने, क्योंकि एफआईएस का भी होल्डिंग अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बढ़ा है, जहां पर इनका होल्डिंग 5.38% से बढ़ के 7.56% हुआ है। डीआईएस का भी जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बढ़ा है, जहां पर इनका होल्डिंग 4.02% से बढ़ के 6.06% तक पहुंच गया है। तो ये था आईटी सेक्टर के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी और जेफरीज के रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने आईटी सेक्टर के ऊपर रिलीज किया था उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप स्टॉक्स को और सेक्टर्स को और भी डिटेल्ड तरीके से एनालाइज करना सीखना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप आज का केस स्टडी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक सिंपल थैंक यू भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।